सर हाँ हेलो। जो आजकल जनरल साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं सर, उनको कवर करने के लिए हम लोग को किस पे फोकस करना चाहिए? सर जो एकदम जनरल बेसिक और साइंस के जनरल साइंस पे अभी आ रहे तक हैं। का अभी तक का तो यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि यूपीएससी ने मैक्सिमम टेक्नोलॉजिकल साइंस और यस टेक्नोलॉजी सर। के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे हैं। रिसेंट टाइम्स में थोड़े से जनरल जनरल यस लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जनरल साइंस के, थोड़े वो कंसेप्चुअल भी है, मतलब अप्लाइड जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं। यस अप्लाइड जनरल साइंस के, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो मतलब मुश्किल है बता पाना कि कौन सा सोर्स पढ़े कहाँ से जहां से पढ़े? हम यस कवर कर सके। ये मुश्किल है, इसीलिए हम अपना जो प्रिपरेशन का जो दायरा है वो वही रखेंगे जो पहले था, कि हम टेक्नोलॉजी मतलब जो साइंस टेक की जो न्यूज़ है, आर्टिकल्स है, उस पे हम फोकस करेंगे। और जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है उससे रिलेटेड जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो, जैसे यस हमारे, यस जैसे अगर आप साइंस टेक का उड़ान 500 पढ़ेंगे तो उसमें अगर कोई टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात की है, जीएसएलवी या पीएसएलवी की अगर बात की है, तो बॉक्स में जीएसएलवी का कंसेप्ट दिया है कि कितने सैटेलाइट होते हैं, कौन से ऑर्बिट में होते हैं। ये इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हम पढ़ सकते हैं, इतना तो हमें पढ़ना चाहिए। बाकी कुछ क्वेश्चन तो डेफिनेटली ऐसे होंगे, मैं अभी भी आपको ये कहता हूँ, इन द लास्ट 60 डेज आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि वी आर नॉट सपोज टू make every question correct, or we are not even यस supposed to attempt every question. ओके And we have to understand one thing, that no matter how much comprehensively we try to prepare, there will be some question definitely जो अपने प्रिपरेशन के थोड़े से बाहर के होंगे, जो हमने पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है। यस तो हमारा एरिया ऑफ फोकस वो वाले क्वेश्चन नहीं है कि कौन से क्वेश्चन सिलेबस के बाहर के या हमने जो नहीं पढ़ा उसके बाहर के, बट हमारा जो एरिया ऑफ फोकस है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, वो वाले क्वेश्चन गलत ना हो। यस मतलब जैसे कि पॉलिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, इकोनॉमी पढ़ा है कम से कम, और एनवायरमेंट पढ़ा है, ये 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। गलत नहीं अब होना साइंस की अगर बात करते हैं, 10 अगर 20 क्वेश्चन आ गए और उसमें से जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन है प्योर साइंस के हैं जो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, और बाकी के चाहिए। क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ब्लूटूथ या वाईफाई या कुछ भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन तो हमने करंट अफेयर में पढ़े होंगे, तो वो वाले भी क्वेश्चन हमारे हो जाने चाहिए अच्छे से। बाकी वो 10 क्वेश्चन छूटे तो वो इशू नहीं है, क्योंकि कट ऑफ हमारा क्या है, 110 120 मार्क्स अगर हम लेके आते हैं तो हम बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ जोन में रहते हैं। यस तो उस हिसाब से हमें फोकस इस पे करना है, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में वी शुड नॉट स्ट्रगल फॉर मेरा ये छूट गया या वो छूट गया, तो मैं अभी ये इसके लिए कौन सी बताने के लिए, तो मैं तो बताऊंगा कि आप 6 या 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी साइंस की पढ़ी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली वायबल भी नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो जैसे कि सर आप आज का टॉपिक है कि कामनेस रहने का, तो उसी के बारे में थोड़ा बता दीजिए प्रिपरेशन के। कामनेस हमेशा प्रिपरेशन के वक्त, मतलब मैं तो पूरे एंटायर प्रिपरेशन के वक्त बता रहा हूँ, ये लास्ट 16 डेज में आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे मैं आपको बताता हूँ। लास्ट 16 डेज में सबसे पहला टेंशन आपको ये आएगा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, ये टेंशन आएगा। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसके बारे में इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी तो एग्जाम को 2 महीने बाकी होने वाले थे, कभी ना कभी एग्जाम को 30 दिन बाकी रहेंगे, कभी ना कभी एग्जाम के लिए सिर्फ 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन बाकी रहेंगे, क्योंकि टाइम तो पास होता रहता है। बट एक टाइम था जब हमारे पास 6 महीने थे, एक टाइम था जब हमारे पास 1 साल था, तो हम तब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ 2 महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि अभी सिर्फ 2 महीने और मैं 2 महीने में कैसे करूँ। और बिकॉज कि हम इतने लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए लास्ट 2 मंथ्स में हम इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इतने लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो बस अभी मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, इस बात को लेके टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है। If you are into a panic situation, you lost there, no matter how hard you have prepared for this examination. ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, लास्ट 2 मंथ्स में आप थोड़ा सा खुद के बारे में स्ट्रिक्ट रह सकते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह सकते हैं, कि आप ये असेसमेंट, आपको लास्ट 2 मंथ्स में खुद की प्रिपरेशन का असेसमेंट करना है कि मेरा कितना पोर्शन हुआ है, कौन सा पोर्शन बाकी है। अब समझ लीजिए मेरे 2 सब्जेक्ट बाकी है, और अगर मेरे 2 सब्जेक्ट बाकी है, एक्स वाई, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट बाकी है, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये दो,
आगे के 2 महीने के लिए मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। मेरा कोर्स ऑफ एक्शन जो हमने पहले सब्जेक्ट पढ़े वो फिर से रिवाइज करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करना होना चाहिए, या जो 2 सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़े उसको कवर करना होना चाहिए। आपको दोनों की पॉसिबिलिटी देखना है। क्या वो 2 सब्जेक्ट आप पढ़ के बाकी सब्जेक्ट को रिवाइज करके अगर प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप वो 2 सब्जेक्ट भी कवर कर लीजिए। पर अगर आपको ये लगता है कि ये 2 सब्जेक्ट पढ़ के खत्म करने में ही आपको 15 से 20 दिन से ज्यादा का टाइम जा सकता है और ये वायबल नहीं है, तो आप फिर वो 2 सब्जेक्ट को मत पढ़िए और उसका टेंशन भी मत लीजिए कि ये मेरा नहीं हुआ। जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जो हुआ आप उसके ऊपर फोकस करिए। तो इस तरह से दिमाग आप ठंडा रखिए, एकदम काम खुद को रखिए। किसी भी बात को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट 2 मंथ्स में स्कोर को लेके भी बहुत परेशानी होती है कि मुझे इतना स्कोर आता है, मुझे कम स्कोर आ गया, या मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, या इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि हमारा स्कोर कम हो रहा है। मतलब मुझे पहले के टेस्ट में 90 मिले थे, अब के टेस्ट में 70 मिले हैं, तो क्या मतलब आई एम अंडर परफॉर्मिंग। तो देखिए, एक टेस्ट क्या होता है, एक टेस्ट इज अ सेट ऑफ 100 क्वेश्चंस एंड दैट 100 क्वेश्चंस कैन बी एनी 100 क्वेश्चंस। समझ लीजिए आपके पास 2 सेट ऑफ टेस्ट है, दोनों फुल लेंथ टेस्ट है, सेट ए सेट बी। सेट ए में 100 क्वेश्चन है, सेट बी में 100 क्वेश्चन है। अब आपने सेट ए दिया, सेट बी दिया, दोनों में सेम स्कोर आपका नहीं आएगा। एक सेट में आपका ज्यादा स्कोर आएगा, एक सेट में कम स्कोर आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो 100 क्वेश्चन का जो कलेक्शन होता है उसका कंपोजिशन, उसका लेवल ऑफ जो टफनेस है और बहुत सारी जो चीजें हैं उस पे ऊपर डिपेंड करता है। समझ लीजिए पहले वाले सेट में ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने अच्छे से करके रखे थे, मतलब जो टॉपिक्स आपने फॉर्चुनेटली अच्छे से करके रखे थे, जो सब्जेक्ट अच्छे से करके रखे थे, उसी पे वो 100 क्वेश्चन आ गए और उस वजह से आपका मतलब ज्यादा क्वेश्चन सही हो गए। दूसरे वाले सेट में अनफॉर्चुनेटली ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन आ गए जो मतलब कोइंसिडेंटली आपने मिस किए, या कुछ कुछ टॉपिक्स में आपने थोड़ा सा कम रिवाइज किया, तो ऐसे सिचुएशन में स्कोर कम आ सकता है। बट दैट, इससे हम अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन को मेजर नहीं कर सकते। आई विल टेल यू कि टेस्ट वाला जो हमारा स्कोर होता है वो जरूरी नहीं कि हमारे यूपीएससी में हमारा क्या परफॉर्मेंस होने वाला है इसको रिफ्लेक्ट करे। इसीलिए टेस्ट में आपका स्कोर कम आए, स्कोर ज्यादा है, कुछ भी आए, इसको लेके आप न्यूट्रल रहिए। अगर आपका ज्यादा भी स्कोर आता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होने की या इस बारे में बिंदास होने की जरूरत नहीं है कि मुझे इतना अच्छा स्कोर आ रहा है तो मेरा होगा ही सिलेक्शन या मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा ही। आपको तभी भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, आपको तभी भी एफर्ट्स उतने ही लेने हैं, और आपका कम स्कोर आ गया तो भी आपको एफर्ट्स उतने ही लेने हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। रिवीजन कितने बार करना है, ये अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो मैं तो कहूंगा देखिए मिनिमम 6 से 7 बार रिवाइज होना चाहिए चीजें, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो रिवाइज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। बट इसका रियल आंसर ये है कि आपको आखिरी मोमेंट तक रिवाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। जितने ज्यादा टाइम्स आप रिवीजन कर सकते हैं, जितना पॉसिबल होता है उतनी ज्यादा आप रिवीजन करने की कोशिश करिए। दिन रात आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि मुझे एनवायरमेंट रिवाइज करना है, मुझे आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करना है, मुझे मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करना है, मुझे एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज करना है। रिवीजन के बारे में दिन रात आपके माइंड में थॉट आते रहना चाहिए। इस एजम्पशन को लेके मत चलिए कि मैं बस अब 2 बार रिवाइज कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। आप ये दिमाग से निकाल लीजिए, आपको रिवीजन एज मच पॉसिबल करनी है, ठीक है। और लास्ट के 60 डेज में जैसे अभी मैंने टेस्ट का बताया, तो टेस्ट का स्कोर तो डेफिनेटली हमारे यूपीएससी एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए टेस्ट को आप सिर्फ एज अ मीडियम ऑफ लर्निंग लीजिए। टेस्ट शुड बी कंसीडर्ड एज अ मीडियम ऑफ लर्निंग ओनली। मीडियम ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि मैंने कुछ पढ़ा, अब मैंने कुछ पढ़ा और उसको रिवाइज किया, तो जो अब उसको मुझे खुद को प्रैक्टिस करना है, मतलब खुद को एग्जामाइन करना है कि मैंने जो पढ़ा, जो रिवाइज किया, क्या मैं उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए आप टेस्ट प्रैक्टिस करिए। टेस्ट प्रैक्टिस करते वक्त आपको सिर्फ इस बारे में एनालिसिस करना है कि मेरे कौन से एरियाज स्ट्रांग है, कौन से एरियाज वीक है, किस तरह के क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो रहे हैं। और वो उस टेस्ट में आपका जो भी मतलब जितने भी क्वेश्चन सही हुए, जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए, उस हिसाब से फिर आप अपनी प्रिपरेशन जो है, अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी है वो डिसाइड करिए। समझ लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री के
30 क्वेश्चन आपके या 40 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, 60 क्वेश्चन सही हो गए, तो 40 क्वेश्चन कौन से टॉपिक के रॉन्ग हो गए? प्रेस पे क्वेश्चन थे, एजुकेशन पे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे थे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे थे। जो जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए वो टॉपिक्स को आप और अच्छे से करिए और फिर से आप टेस्ट दीजिए। तो ये जो वे ऑफ लर्निंग है इस पे आप फोकस करिए। टेस्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट ये बस एक जरिया है, ठीक है, खुद के प्रिपरेशन को और क्वालिटेटिव बनाने का, खुद के प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने का, खुद के लैकुनास और गैप्स को फिलअप करने का। टेस्ट ये बस एक मीडियम है। टेस्ट मतलब ये यूपीएससी का रिजल्ट नहीं है, या इसका स्कोर हमारा यूपीएससी का रिजल्ट नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि टेस्ट को बहुत ज्यादा आप कम स्कोर आने के बाद बहुत टेंशन लेने की या डिप्रेशन में जाने की, या मेरा कुछ हो नहीं सकता, या मेरा अब होगा या नहीं, इस बारे में लेके टेंशन लेके 3-4 घंटे वेस्ट करने की, या कभी कभी तो हम 1-2 दिन पढ़ाई ही नहीं करते जब हमें टेंशन आ जाता है। इस तरह की मिस्टेक आप बिल्कुल मत करिए। बी मैच्योर्ड एंड बी कंपोज्ड एंड डोंट वरी टू मच अबाउट क्या स्कोर आ रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि सीसैट अगेन एंड अगेन यूपीएससी इज मेकिंग इट वेरी मच क्लियर कि सीसैट अब इग्नोर करने लायक सब्जेक्ट नहीं रहा है। सीसैट क्वालिफाइंग है। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनका अच्छा स्कोर जीएस में आया है लेकिन सीसैट हो नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब अलर्ट हमें होने की जरूरत है, क्योंकि सीसैट को हम इग्नोर करते। तो आप लास्ट के इन मंथ्स में, लास्ट के ये 2 मंथ्स में अगर आपने पहले सीसैट की प्रिपरेशन की है तो इट्स वेल एंड गुड, पर अगर आपने नहीं की है ज्यादा प्रिपरेशन तो इट्स अ हाई टाइम कि आप सीसैट पे भी फोकस करें। सीसैट पे आपको क्या करना है, सीसैट के लास्ट 4 to 5 ईयर्स के, या पॉसिबल हो तो उससे भी ज्यादा ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर देखिए। और क्वेश्चन पेपर देखिए मतलब एक टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर आप डेडिकेटेड टाइम देके बैठिए, क्वेश्चन पेपर लीजिए और आप टॉपिक्स की लिस्टिंग करिए। 3 चीजें हैं, एक तो कॉम्प्रेंशन, दूसरी है रीजनिंग और तीसरा है क्वांटिटेटिव। कॉम्प्रेंशन का तो हम रीडिंग करते हैं तो हमारे रीडिंग से अपना कॉम्प्रेंशन डेवलप होता ही है, प्लस हम ऑन द स्पॉट पेपर अटेम्प्ट करते वक्त अपना माइंड, अपना कॉन्शियस माइंड कितना अलर्ट और अटेंटिव रखते हैं, इसके ऊपर भी अपना कॉम्प्रेंसिव के क्वेश्चन सही होते हैं या गलत, ये डिपेंड करता है। तो कॉम्प्रेंशन की प्रैक्टिस आप करिए, इसके अलावा और तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते इसमें। दूसरी बात रीजनिंग एबिलिटी जो है ये एक गोल्ड स्पॉट है, इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसके बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं। ब्लड रिलेशन हो या फिर डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हो, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, पर ये एक गोल्ड स्पॉट है। इसके क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए। इसके ये ऐसे टॉपिक्स है, इसकी कम भी हमने प्रैक्टिस की फिर भी हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर लॉजिक पे होते हैं, अपने लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, और इस वजह से हम वो टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो पेपर सॉल्व करने की, सीसेट के पेपर सॉल्व करने की भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा थोड़ी देर में। अब रही बात सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जो है अपना एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो सकते हैं, डिफिकल्ट इन द सेंस कि जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस होती है, जिनको शॉर्टकट्स मालूम होते हैं, जिनके लॉजिक्स क्लियर होते हैं, वो लोग तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। बट जिन्होंने इसकी इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की हो, उनके लिए मुश्किल होता है कि क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं काफी टाइम से लेकिन उसका आंसर ही नहीं निकल रहा है, और कभी कभी निकल भी गया तो हमारा जो आंसर निकलता है और जो ऑप्शन में दिया होता है वो मैच तो करता है लेकिन वो रॉन्ग होता है किसी भी रीजन से। तो इस वजह से एप्टीट्यूड ये ऐसा एरिया है जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना है। अब एप्टीट्यूड के लिए हम क्या कर सकते हैं, एप्टीट्यूड के लिए 2 चीजें हम मतलब एक चीज हमें जो करनी है वो ये कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के हमें टॉपिक्स देखने हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे था, दूसरा क्वेश्चन देखा बोर्ड्स और स्ट्रीम्स पे था, तीसरा क्वेश्चन देखा कि वो कुछ परसेंटेज पे था। तो मुझे ये टॉपिक की लिस्टिंग करनी है कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिसके ऊपर यूपीएससी कंसिस्टेंटली सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रही है। अब देखिए सारे टॉपिक, सारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो हम कर नहीं सकते क्योंकि उसमें 30 से ज्यादा टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन हमें वो टॉपिक्स लिस्ट आउट करने हैं जिनके ऊपर यूपीएससी कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रही है, प्लस यूपीएससी ने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे हैं। इनफैक्ट हम उसमें ये भी देख सकते हैं कि टाइम एंड वर्क पे यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो किस वाले कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हर टॉपिक में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइम एंड वर्क में भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसमें से कौन से टॉपिक, कौन से टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, आप वो टाइप भी डिफाइन करिए।
तो इससे आप कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉपिक्स लिस्ट करेंगे, समझ लीजिए 10 या 12 टॉपिक्स आपने निकाल लिए, वैसे हो सकते हैं 15 से 30 टॉपिक निकले जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, लेकिन 10 से 12 कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसके ऊपर यूपीएससी ने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे हैं। तो उन टॉपिक्स अभी, और ये भी बात है कि 2 महीनों में हमें बाकी सारा रिविजन और प्रैक्टिस करना है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते। इसलिए वो 10-12 टॉपिक्स जो आपने लिस्ट आउट किए हैं जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने कंटिन्यूसली पूछे हैं, वो 10-12 टॉपिक्स और उस कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं वो टाइप्स, ये वाले जो क्वेश्चन है आप इनके ऊपर फोकस करिए, वो टॉपिक के ऊपर फोकस करिए, वो टॉपिक्स पे जो जो टाइप के क्वेश्चन आए हैं उस टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करने की कोशिश करिए। इतना भी अगर आप करते हैं हर दिन थोड़ा 2-2 घंटे देके, तो मुझे लगता है सीसैट का फिर टेंशन थोड़ा दूर हो जाएगा। और कुछ मॉक टेस्ट आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए, कुछ आईडीएमटी के और बाकी प्रोग्राम्स के अपने अंडर, अपने बाकी प्रोग्राम्स के अंडर सीसैट के टेस्ट होंगे ही। मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग कितना सेफ रहेगा अगर अटेम्प्ट करें तो? ये जो है ये हम आज नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि अभी भी हमारे पास और 2 महीने हैं, और हम ये 2 महीने सबसे ज्यादा क्रुशियल है। तो इन 2 मंथ्स में हमारी प्रिपरेशन पहले जो हमने 6-7 महीने में किया है उससे भी ज्यादा हमारी ये 2 महीने में प्रिपरेशन होगी। तो 2 महीने के बाद हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग रहेगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम के दिन क्वेश्चन देखने के बाद अगर वो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको आपने ये पढ़ा है और आप करना चाहते हो उसको अटेम्प्ट, तो आप करिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल भी मेरे दायरे के बाहर है, मैंने इसके बारे में, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इसमें एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या इसमें मैं कोई लॉजिक भी नहीं लगा पा रहा हूँ, और शायद इसको अटेम्प्ट करना मेरे से, मतलब इसको अटेम्प्ट करना शायद ये गलत डिसीजन हो सकता है, ऐसा आपको लगता है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। तो जितने क्वेश्चन आप उस दिन अटेम्प्ट कर पाओगे, बस देखो यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं है, हमेशा बात होती है मैक्सिमम। ठीक है, हमेशा बात हम क्या करेंगे, सीसैट हो, कुछ भी हो, रिवीजन भी हो, कुछ भी हो, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, जितने ज्यादा पॉसिबल है उतने। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, बट अगर आप कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो उस समय हम डिसाइड करेंगे, पेपर के वक्त डिसाइड करना है और जो 2 घंटे होते हैं ये, इसमें बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग हमें करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम स्टक हो गए किसी भी क्वेश्चन में किसी भी जगह पे, तो आगे जो क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने वाले थे थोड़ा टाइम देके उसको हम टाइम नहीं दे पाएंगे और फिर हम अपॉर्चुनिटी लूज कर लेंगे। इसीलिए फोकस मतलब रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें, प्लस हम किसी भी एक क्वेश्चन में स्टक ना हो। इमोशनल हो जाते हैं हम, कोई क्वेश्चन जैसे हमें लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, बट हमें उसका आंसर नहीं आ रहा होता है, तो हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, रुकने की वजह से हमारा टाइम भी जा रहा है। तो वहां पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है, वहां पे हमें कॉल लेना पड़ता है, या तो आपको कॉन्फिडेंस है तो आप रिस्क लेके आप इसको अटेम्प्ट करिए, या तो आप अभी भी कंफ्यूज है तो आप इस पे टाइम मस्ट वेस्ट करिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे जाइए। जब आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और टाइम बचेगा तब आप इस क्वेश्चन पे आना। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ हमें पेपर अटेम्प्ट करना है। कभी कभी बोर लगता है, मतलब गैप देने के बाद भी कभी एक एक दिन बाद बोर लगता है एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़ने के। बोर लगता है ये तो अपनी मन की बात है, कि मुझे बोर लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, ये अपनी मन की बातें है। अपने मन को बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है, पहली बात तो अपने मन को ज्यादा भाव नहीं देना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ और मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ते वक्त लग रहा है कि अभी थोड़ा मोनोटोनस हो गया है, आप सब्जेक्ट स्विच करिए। आपको पढ़ना मोनोटोनस हो गया है तो आप टेस्ट दीजिए, आपको टेस्ट देना मोनोटोनस लग रहा है तो आप PYQs थोड़ा सा गो थ्रू करिए। आपको अलग अलग चीजें हैं करने के लिए, टेस्ट सॉल्व करना तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि आपका मन लगे ना लगे टेस्ट सॉल्व करते वक्त लग ही जाता है। और क्वेश्चन जब सही होते हैं तो एक्साइटमेंट आता है, खुशी होती है, गलत होते हैं तो थोड़ा टेंशन आता है, नर्वसनेस आता है। थोड़ा नर्वसनेस जब आता है तो हमें रियलाइजेशन होता है कि नहीं मुझे और भी पढ़ना चाहिए। तो जब व्हेन यू फील नॉट टू डू एनीथिंग, अटेम्प्ट टेस्ट, दैट इज माय सजेशन। कुछ भी अगर आपको लगता है ये मेरी कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो उस समय आप टेस्ट दीजिए। एक टाइम के बाद तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको बोर लगे कुछ भी लगे, यू हैव नो ऑप्शन बट टू स्टडी, दैट्स द फैक्ट। सो करो अच्छे से प्रिपरेशन, और फिर से हम मिलते रहेंगे। कुछ आपको इश्यू लगे तो आप मेल करिए, तो आई विल गेट बैक टू यू। एंड कभी भी आपको जरूरत पड़े, हेल्प लगे, तो आप बिंदास हमें बताइए। ठीक है।
और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, पूरा जोश के साथ, पूरे प्रिपरेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ। 2 महीने बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है और ये 2 महीने में काफ़ी ज़्यादा हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है, इसीलिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। टाइम वेस्ट ना हो, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ सर। टाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सब हर चीज़ में टाइम सबसे ज़्यादा है। ये एक बार गया तो वापस नहीं आता। एक मार्क से भी हमारा प्रीलिम्स रह गया तो फिर सीधा नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है, और हमें नहीं पता लाइफ में हम कब तक इस सफर को कंटिन्यू कर पाएंगे। इसीलिए ये जितने जल्दी होता है उतना अच्छा है। इसीलिए जब तक अपने पास है अपॉर्चुनिटी तब तक टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो इसका हर बीट हमें पूरे ईमानदारी के साथ यूज करना है। यही बात आप ध्यान में रखिए।